अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिद तूरी। आप मेरा शो देखते हैं हर इतवार शाम 7 से लेकर 8 बजे के दरमियान। और ये टाइम होती है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। मैं मेलबर्न का नाम इसलिए लेता हूँ कि मेलबर्न की मुख्तलिफ स्टेट की मुख्तलिफ टाइम है। कुछ स्टेट हमसे आगे हैं, कुछ स्टेट हमसे पीछे हैं। और पाकिस्तान में होते हैं इस वक्त दोपहर के 2 बजे, और हिंदुस्तान में होते हैं 2 बज कर 30 मिनट। और हमारे वो तमाम दोस्त जो कि हमें सॉरी अमेरिका से देखते हैं, यूके से देखते हैं। और आप लोग को तो मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग की टाइमिंग बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप मेरे शो देखते हैं। और कुछ लोग रिकॉर्डेड शो देखते हैं और बाद में फीडबैक देते हैं। लास्ट शो पसंद करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप लोग की फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और वो टॉपिक जो मैंने लास्ट शो में चूज़ किया था, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगा। और आज भी एक खास टॉपिक के साथ जो है मैं हाज़िर हुआ हूँ, और आज एक खास टॉपिक में एक खास मेहमान से भी मिलाऊँगा। पूरी दुनिया में अगर दुनिया की जो आबादी है उसमें 90% जो अब क्या नाम है, ज़्यादातर जो उसमें पूरी दुनिया की आबादी में हर तीसरा आदमी जो है वो अंडर 35 और अंडर 30 ईयर्स है। और अगर इसको पूरे हम बराज़ में देखें तो अफ्रीका और एशिया में जो 90% जो आबादी का तनासुब है वो यूथ है। यूथ मतलब है अंडर 30 और अंडर 35 के दरमियान यूथ होते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान जो है एक लकी एक मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी का जो तनासुब है उसमें 75% यूथ हैं, नौजवान हैं। लेकिन पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और वो किन मसाइल में हैं, या वो कितने खुश हैं, या वो अपने-अपने फ़ील्ड में जो है क्या करना चाहते हैं, और उसके पास कितने मौके हैं, हम सब आज डिस्कस करेंगे। और ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि कोई एक यूथ हो, और यूथ जो है वो एक ऐसी यूथ हो, सिर्फ़ उसकी उम्र जो है कम नहीं हो, लेकिन वो साथ-साथ में कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर रही हो या कर रहा हो। और उनके एक्सपीरियंस भी ऐसा हो कि वो प्रॉपर जानते हो कि असल मसले कहाँ से हैं, और मसले शुरू कहाँ से होते हैं, और कहाँ-कहाँ पे हम बड़े पॉज़िटिव हैं, और कहाँ-कहाँ पे हम पूरी दुनिया से बहुत आगे हैं, और कौन-कौन से सेक्टर में हम दुनिया से पीछे हैं, जिसमें गवर्नमेंट को या कुछ इदारों को जो है उसपे सीरियस होके सोचना होगा, ताकि हमारी यूथ आगे आए, और हमारी यूथ जो है उसमें पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करे। हमारी यूथ जो है अगर ख़ास तौर पर लास्ट 5-10 साल में देखा जाए, तो हमारी यूथ जो है ज़्यादातर उनका जो आप कह सकते हैं झुकाव है सियासत की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि सियासत में मैं देख रहा हूँ हर पार्टी में नौजवान तबके जो है, ख़ास तौर पर नौजवान लड़के-लड़कियाँ आ चुके हैं और अपनी पार्टी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ़ सियासत नहीं है, इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड इसमें यूथ की ज़रूरत है। आज हमारी जो मेहमान हैं, उनका ताल्लुक जो है सिंध से है, और सिंध के कराची से उनका ताल्लुक है। मास्टर कर चुके हैं इंग्लैंड से, और मास्टर करने के बाद वो पाकिस्तान वापस गई, और वापस जाने के बाद एज़ अ लेक्चरर जो है उन्होंने असिस्टेंट लेक्चरर जॉब जॉइन की मेहरान यूनिवर्सिटी में। और यूट्यूबर भी है, बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, नौजवान जो अक्सर जो है यूट्यूब को ज़्यादा जो है उसमें एक्टिव हैं, और वो जानते भी हैं हमारे इस आज की गेस्ट को। और माशाल्लाह क्या टैलेंटेड लड़की है, मुझे फ़ख्र होता है कि ऐसे हमारे नौजवान हैं, और इतने जो है टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन अभी फ़ारिग नहीं बैठी हुई हैं। ड्यूरिंग जॉब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अभी और भी कुछ आगे करना है। वो पीएचडी कर रही है, और पीएचडी कहाँ से कर रही है, और सब्जेक्ट क्या है, सारी हम उनसे बात करेंगे आज की हमारी मेहमान। और मैं वन्स अगेन मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और जब जिनसे मेरी बात हो रही थी शो से पहले, यकीन करें मैं प्राउड फ़ील कर रहा था। तो आज की हमारी मेहमान हदीक़ा मकसूद, अस्सलाम वालेकुम, खुश-आमदीद आपको मैं कहता हूँ मेरे शो में। अस्सलाम वालेकुम साजिद, थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको तो सलाम हो, सैल्यूट हो, आप नौजवान, हमारे मुल्क के नौजवान, और माशाल्लाह इतने आपकी जो पूरे अचीवमेंट और पूरी आपकी एक जर्नी जब मैं पढ़ रहा था, तो थोड़ी-सी जेलसी भी फ़ील हो रही थी कि यार इन्होंने वो कुछ किया, वो हमने क्यों नहीं किया? हम तो बस एक जगह पे वही रट के रहे हैं, और यहीं से हिले-बिले नहीं। तो थोड़ा-सा बताइएगा हमारे तमाम लिसनर्स को, ख़ास तौर पर हमारे जो इस चैनल के जो फॉलोवर हैं, फर्स्ट टाइम उनके साथ इंटरेक्शन हो, उनके लिए थोड़ा बताइएगा अपने बारे में, और अपनी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल, जी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। मैं बताती हूँ, शुरू करती हूँ, मैं कराची से हूँ, जैसे साजिद ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो शुरू ये हुआ कि मैंने अंडरग्रेड जो किया है, वो मैंने किया है एनईडी यूनिवर्सिटी, जो कराची में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, जो कि एक सिस्टर ब्रांच है ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इसमें हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, वाटर रिसोर्सेज़, ट्रैफ़िक, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर फाइनल ईयर में आप चूज़ करते हैं कि आपने किस स्पेशलाइज़ेशन में जाना है। तो उस वक़्त जब मैं फाइनल ईयर 4th ईयर में थी अपने अंडरग्रेड के, तो मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में मसाइल कौन-कौन से आ रहे हैं। तो जिसमें से मुझे जो सबसे बड़ा मसला जो दिखा वो था पानी का।
कुछ लोगों की ये डायरेक्शन होती है कि हमारे मुल्क में पानी नहीं है, कुछ की होती है कि पानी है लेकिन मैनेज नहीं सही हो रहा, तो एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना, एक प्रॉपर उसके ऊपर काम करना, उसको रिसर्च करना, देखना, तो उस तरफ मेरी डायरेक्शन हो गई। और मेरे पास बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिन्होंने हमें गाइड किया उस हिसाब से, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास इम्पोर्टेंट अच्छे टीचर्स हो जो आपको उस पर गाइड कर सके, क्योंकि उस एज में आपको थोड़ी गाइडेंस की इस तरह जरूरत होती है। तो फिर मैंने अपना फाइनल ईयर जो किया काम रिसर्च का, वो वाटर रिसोर्सेज में किया, फ्लड्स पे, ड्राउट्स पे, इस पे काम किया। तो उससे फिर मेरी डायरेक्शन बन गई कि मैं इन्वायरमेंट में काम करूं, मेरा इंटरेस्ट साथ साथ डेवलप होता गया। फिर मैंने क्या कहते हैं पाकिस्तान एज वेल एज ग्लोबली जो पूरी वाटर की सिचुएशन है उसको पढ़ना शुरू किया। और अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल जो है एनईडी यूनिवर्सिटी में, वाटर का कोई सेंटर नहीं था प्रॉपर, सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, सिविल डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट। तो मैंने अपने कॉलेज में प्रोफेसर के साथ वाटर मॉडलिंग सेंटर बनाया। तो हमें खुशी होती है कि हम वो पहले थे जिन्होंने एक कमरा लिया जिसमें हमने शुरू किया कि अच्छा हम सिर्फ वाटर फोकस्ड काम करेंगे वाटर रिसोर्सेज सेंटर में। तो वो अब तक चल रहा है। मैं जब भी वापस पाकिस्तान जाती हूँ, मैं विजिट करती हूँ, तो हम देखते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट्स अब आए जा रहे हैं। तो वहां से शुरू हुआ कि मैंने पूरा 1 साल वहाँ पे काम किया, साथ साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी थी एनईडी में ही। तो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और इस तरह करके वाटर रिलेटेड जो भी कोर्सेज थे वो पढ़ाए। फिर मुझे क्या कहते हैं और इसको एक्सप्लोर करना था कि मैं और इसमें अपनी स्किल्स को रिफाइन करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके अब हायर स्टडीज के लिए करूं। तो मुझे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, और ये कॉमनवेल्थ कमीशन जो है वो फंड करती है। तो यू गो टू यूके टू स्टडी फॉर योर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो मैंने वहां जाके मास्टर्स किया। वहाँ पे मैंने वाटर एंड एनवायरनमेंट में मास्टर्स किया, और वहाँ से जो फिर मैं सीखा जो मतलब जो फिर वहाँ से फिर शुरू हुआ कि अच्छा वहाँ पे क्या डिफरेंस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कंपेयर टू पाकिस्तान, क्या टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी तरफ अपडेटेड नहीं है। तो वो एक्सपोजर मिलना, दैट वाज अ बिग बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट करके मैं वापस आई पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त जो कि यूएसए फंडेड है, यूएसएआईडी जो डेवलपमेंट एजेंसी है, वो उन्होंने शुरू किया था प्रोजेक्ट जो कि अगेन बिल्कुल वाटर फोकस था। और उन्होंने हायर एजुकेशन प्रमोट करनी थी वाटर रिसोर्सेज में। तो स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वाटर से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर जो हमारा मेजर सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसपे, उससे रिलेटेड सारी पढ़ाना, रिसर्च करना, ये सारा था उसके अंदर। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी, जैसे आपने बताया, तो मेहरान यूनिवर्सिटी में था, तो जामशोरो में हुआ। तो फिर मैंने कराची जो है वहां से मूव होकर मैं जामशोरो गई। अगेन मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो, कि यूजुअली होता है कि कराची से कहीं और मूव होना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। 1 साल मैंने वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। तो मैंने 2 स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया, हमने थीसिस पे काम किया, मैंने कोर्सेज पढ़ाए उस 1 साल में। और फिर मुझे हुआ कि अच्छा मैं अब और क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट क्या है मेरे लिए। तो फिर मैंने एक और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, अगेन फुली फंडेड स्कॉलरशिप, हर चीज जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है, नॉट पाकिस्तान गवर्नमेंट, यूएस की जो एजेंसी होती है। तो फुल ब्राइट के से मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट इट। और फिर मैं यूएस आई टू डू माय पीएचडी इन वाटर रिसोर्सेज। फिर मैंने अपना स्पेशलाइजेशन फर्दर रिफाइन किया, और इस वक्त मैं एग्रीकल्चर वाटर पे काम कर रही हूँ, जो कि मैंने इसी थॉट से उसको परसीव किया था कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो हमारी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी चल रही है, वो एग्रीकल्चर पे चल रही है, जो हमारी खेती बाड़ी हो रही है, तो उसमें वो बहुत आउटडेटेड है, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें हम पानी किस तरह से बचा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से फिर मैं इस लाइन में आई। और I've been amazed कि मेरी जो रिसर्च है वो काफी लिंक कर रही है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, सैटेलाइट डेटा या ड्रोन्स जो आजकल नए चल रहे हैं, तो उस पे काम कर रही हूँ। तो उस पे काम करके मुझे ये हो रहा है कि अच्छा क्या मैं ये वाली
सारी रिसर्च जो मैं सीख रही हूँ, क्या ये मैं पाकिस्तान में अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट से फिर मैंने ये करना शुरू किया है। आई एम इन माय 3rd ईयर एंड आई होप कि मैं इस साल ग्रेजुएट हो जाऊँ। डिपेंड करता है रिसर्च पे क्या चलता है। तो ये मेरी कहते हैं अभी तक की जर्नी है। इसके अलावा मैंने बीच में मैंने स्टूडेंट्स की जो मेरे जूनियर्स हैं और जो इस तरह के कॉलीग्स हैं उनकी हेल्प, उनको साथ साथ लेके चलना, हेल्प आउट करना शुरू किया, जो कि लाइक होता है ना, अब दोस्त हैं ग्रुप में बैठ के काम करते हैं कि मैं भी अप्लाई करता हूँ, तुम भी अप्लाई करो, तुम भी अप्लाई। सो इस तरह करके साथ साथ हेल्प आउट करना, एसेज एडिट करना, ये सब कुछ साथ साथ चलता आया है। और आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो है काट पाऊंगा। अमूमन जो एक ज़हन में एक खाका आता है कि जब कोई लेक्चरर जब खासतौर पर यूनिवर्सिटी वाले में होता है तो ज़हन में आता है कि सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी या बिल्कुल जो है 60 या 50s। और आप जब एज अ लेक्चरर जब गई जामशोर यूनिवर्सिटी, और माशाल्लाह पूरी यंग लड़की है, और हो सकता है स्टूडेंट आपके एज के हों या आपसे भी बड़े हों, तो सबसे पहले जो है ये आपके लिए मुश्किल था कि ऐसे जैसे जाके इस एज में पढ़ाना, और किस तरह कहते हैं कि सेल्फ जो आप कहते हैं कॉन्फिडेंट हुआ, क्योंकि खुद पढ़ना तो चलो आसान, पढ़ाना अपने दिमाग की एक बात किसी और के दिमाग तक पहुंचाना, ये अपनी इल्म को पहुंचाना, ये इतना आसान काम नहीं है इसके लिए। तो नहीं ये है किस बिल्कुल। तरह किस तरह आपने उस जो वहाँ पे कुछ अरसा जो है टीचिंग या वहाँ पे जो भी आपके प्रोजेक्ट थे, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइएगा, कि ताकि हमारे वो तमाम दोस्त जो कि इस वक्त लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहते हैं या जाना चाहती है, उनके लिए क्या पता इससे कोई बड़ी हेल्प मिले। बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं था, बिकॉज लेक्चर बनाना आसान नहीं होता। आपको बहुत मतलब क्लास में प्रेजेंट करने से पहले उसका जो बैक स्टेज काम होता है वो भी काफी सारा होता है। लेकिन आई थिंक एक अच्छा मेंटोर होना, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोफेसर है, आप उससे हर वक्त एडवाइस लें, आप उससे पूछते रहे। प्लस अब जो है बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है कि अगर आप कहीं अटके हुए हैं कि मुझसे लेक्चर नहीं बन रहा, मैं कैसे बनाऊं, या क्या कहते हैं, अपने प्रीवियस जो आपने पढ़ा है वो वाले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब, आप और बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उनसे जाके सीख सकते हैं। तो ये यहाँ इस तरह मैंने शुरू किया और मुझे मजा आता था। मेरे स्टूडेंट्स या तो आपने सही कहा मेरी एज के थे, या मुझसे कोई 2 साल छोटे या 1 साल छोटे, इस तरह थे। सही। लेकिन वो एक्चुअली बिकॉज़ स्टूडेंट्स वर एबल टू कम्युनिकेट विद मी, लाइक एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन गया। अब वो उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं थी कि उनको कोई अपॉइंटमेंट लेनी होगी या कोई डर के मुझे अप्रोच करना होगा। तो वो मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये शुरू से क्लास में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, और मैंने बोला यू कैन अप्रोच मी व्हेनेवर। मतलब बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं रखा था टू गेट द क्लास गोइंग। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बाहर खाने पे भी जाती थी। तो वो इसीलिए कि थोड़ा आप कनेक्शन बनाए स्टूडेंट से, इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड जो उस्ताद होते हैं। कभी ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया है, मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था, मुझे कोई और फील्ड में होता है ना, कभी कभी इंसान पढ़ने के बाद सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। अक्सर डॉक्टर से तो मैं ही सुनता हूँ, जब भी मेरी डॉक्टर से बात होती है तो डॉक्टर कहता है यार हमारी फील्ड अच्छी नहीं है, नहीं, सोशल लाइफ नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है। आई थिंक ये जो है ना, ये पीएचडी का पार्ट होता है, क्योंकि मैं भी पीएचडी में ना जो स्ट्रेस मिल रहा होता है ना, आई थिंक ये उसकी वजह से सारा होता है, क्योंकि मैं भी अक्सर बैठ के ओहो मैंने मुझसे नहीं हो रहा, मैंने करी। लेकिन ये थोड़ा मोमेंटरली होता है। उसके बाद आप वापस सोचते हैं कि जिस मकसद से आपने शुरू किया था, कि वो फिर आपको दोबारा से एक्साइटेड कर देता है। तो अभी तक मैंने ये तो नहीं सोचा कि क्या कहते हैं मैं क्यों इसमें आ गई हूँ, क्योंकि एक और चीज जो मैं मेंशन करूंगी, अगर आपके पास आपको अपना अगला प्लान पता हो, आपको अपना राउट जो है वो पता हो कि अच्छा मैं अभी ये कर रहा हूँ, फिर मैं ये करूंगा, या मेरा ये प्लान है, तो अगर ये चीज क्लियर हो आपके पास, तो इट बिकम्स ईजियर। फिर आप सोचते नहीं, आप कंफ्यूजन में नहीं होते कि मैं इसके बाद मुझे नहीं पता मुझसे क्या होगा, राइट। सो मेरे साथ ये था, लाइक फॉर मी, मुझे पहले से ही पता था कि अच्छा अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, लाइक आई नो राइट नाउ कि मैं आगे क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास जो कि मैं कर सकती हूँ। तो एक थोड़ा सा 5 ईयर प्लान या
10 ईयर तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट एक वेगली सा अगर आपके पास 5 ईयर प्लान हो कि अगले 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाह रहा हूँ या कहाँ देखना चाह रही हूँ, उससे जो है उस पे काम करना, अपनी प्लानिंग, अपना डेज ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है। तो दिस इज हाउ आई डू इट। मैं अपने अगले 5 साल सोचती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मैं अभी इस ट्रैक पे हूँ जो कि सही ट्रैक है। तो आई थिंक जो भी पीएचडी करने का सोच रहा है तो वो उसी हिसाब से सोचे कि अच्छा पीएचडी कितने टाइम में खत्म होगी, कौन से टॉपिक पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर मुझे उसको लेके किस तरह चलना है, कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। तो तो आई थिंक ये होता है, लेकिन स्ट्रेस और क्वेश्चन तो आते ही है बिल्कुल। क्वेश्चन आते हैं। जैसे द ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना की एक मशहूर कॉल है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से ही अपने गोल्स, अपने जो है आपकी जो भी मंजिल होते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। हमारे नौजवानों में जो एक इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक फकदान समझे या एक बहुत बुरी आदत कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है। और जिस तरह आपकी जब जर्नी में जो देख रहा हूँ, तो किस तरह अपने आप पे काम किया जा सकता है कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो अपनी आदतों में डाली जाए। क्योंकि हम लोग जैसे शफल जल्दी होते हैं। अगर हमने इंटर प्री मेडिकल से किया तो ग्रेजुएशन हमारी किसी और सब्जेक्ट में होगी, फिर मास्टर हम किसी और सब्जेक्ट में करते हैं। हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं और कॉपी करते हैं, और जब सब कुछ करने के बाद फिर कहते हैं कि जॉब्स नहीं है। हालांकि हमारी अगर पूरी स्टडी जो है जर्नी देखी जाए, मैट्रिक हमारे किसी और सब्जेक्ट में होता है, इंटर किसी और सब्जेक्ट में, फिर ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में, फिर मास्टर किसी और सब्जेक्ट में। और जब हम रिज्यूम कहीं जो है ड्रॉप करते हैं तो वो भी सोचते हैं कि यार अब ये किस चीज में माहिर है, ये तो हमें भी नहीं पता। तो फिर वो शिकायतें भी हो जाती है। नहीं, मुस्तकिल मिजाज की कंसिस्टेंसी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि मिसिंग है, जो कि बिल्कुल मिसिंग है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, उसमें उसमें एक चीज लिखी हुई है जो कि मैं बिल्कुल हाईलाइट करूंगी। इसमें लिखा हुआ है कि अपने अपने आज को कल से 1% बेटर कर दो। तो आई थिंक अगर हम सिर्फ ये करें कि मैंने आज कल से 8% बेटर होना है, बस, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, बस 1%। इस तरह कर करके तो अगले दिन आप और 1% बेटर होंगे, उससे अगले दिन आप और 1% बेटर होंगे। सो दिस विल गिव यू अ कंसिस्टेंसी कि अच्छा मैं अब इस पे इम्प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यानी कि तो 100 डेज के बाद 100% आप बेहतर हो गए। नहीं, उसमें उसमें एक्चुअली उस बुक में एक फॉर्मूला है जिससे उसमें नहीं नहीं, मेंशन मतलब हुआ है बहुत खूबसूरत फार्मूला है ना कि आप एज के हिसाब से जो है अपनी जो आपके अंदर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है या जो भी आप करना चाहें, तो उसको आप लेटर ऑन जो है आप जैसे अपनी पर्सनालिटी भी आप देख लेना कि मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूँ, और मेरे पहले के अचीवमेंट क्या है और अब क्या है, मैं आगे जा रहा हूँ या मैं रुक गया हूँ। तो अपने आप को खुद ही अगर बंदा देखे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं सारी। और और अपने आप को इवैल्यूएट करना, लाइक अपने अच्छा हर वक्त अपने आप को इवैल्यूएट करना कि ये मैंने डिसीजन लिया तो इस डिसीजन से ये गलत था, सही था। गलत होना इट्स नॉट अ फेलियर। हर कोई गलत डिसीजंस लेता है, सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उससे आप अपने आप को किस तरह बस हम बहुत वो हो जाते हैं, क्या कहते मायूस हो जाते हैं, हैं। मायूस हो मायूस हो जाते जाते हैं लोग, हैं। करते हैं। फैमिली में सपोर्ट बहुत कम मिलती है कि आपने जो है खामखा जो है टाइम जाया कर दिया दे। मैं एक वाक्य सुनाता चलूं, देखा क्योंकि आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए, लेकिन एक फौरन जो है द ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना जब अपने टाइम पे ना वो बहुत ही मशहूर जो है वकील थे, और अगर इसको कंपेयर किया जाए उस वक्त जो उनकी फीस थी आजकल के हिसाब से वो करोड़ों में बनती है। लेकिन जब उन्होंने जो है डिसाइड किया कि मुझे एक अलग पाकिस्तान बनाना है और एक अलग जो वतन बनाना है, तो 1941-42 में जब इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ एक सीट जीता है। तो लोगों ने उस पर इतराज किया कि जिन्ना साहब, आप तो लंदन में अगर इस वक्त अपने जॉब अपनी प्रोफेशन में काम करते तो आप बहुत सारे पैसे कमाते हो, बहुत सारी बातें होती। खैर कायरज़ा मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मुख्तसर जवाब दिया कि मुझे इस चीज की वो नहीं है कि मुझे अपने मुसलमानों ने सिर्फ एक वोट दिया है, मुझे सिर्फ इसकी जो है मेरी सोच है कि अगर जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाऊं, और मुझे जो है अल्लाह ताला जो है जैसे एक वो है कि कायरज़म अपनी बहुत अच्छी कोशिश की, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में। और अलग 1941 की बात है, और 1947 जो है रिजल्ट आ चुका, फिर पूरी दुनिया ने मान लिया। बहुत से बड़े बड़े अगर सक्सेसफुल पर्सन के नाम लिए जाएं तो उसमें कायरज़म अली जिन्ना का नाम है, उनके लेक्चर, उनकी सब कुछ, और उनकी उस वक्त की जो नसीहतें हैं वो अभी जो है अगर हम फॉलो करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि जिंदगी की कामयाबी जो जमानत है। बिल्कुल। तो मुझे जो है आपसे बात करते हुए ये जो कायरज़म वाले की जो एक सोच थी, कायरज़म की सोच कि हमारे नौजवान कैसे होने चाहिए, वो तो माशाल्लाह सारी खूबी आप में है। क्योंकि मैं भी आपके लेक्चर में एक बात जो है नोट कर रहा था, आपका ताल्लुक कराची से है।
कराची में खेती बाड़ी और ये जो है खेती बाड़ियाँ ये सारी चीजें नहीं होती। कराची एक खूबसूरत शहर है और जो आपने इस तरह एक सब्जेक्ट जो है चूज किया है कि मुझे जो एग्रीकल्चर और पानी सेवेज वगैरह किस पे बात करनी, कहाँ कराची, कहाँ हमारे पंजाब या अंदरूनी सिंध या केपी के वगैरह में चीजें ज्यादा होती है। तो ये ख्याल आना भी मैं समझता हूँ कि बहुत जो है मेरे जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था और ये ख्याल आना और उस पे फिर जो है उसको परस्यू करना और अपनी फैमिली को जो है बताना कि मैं इस फील्ड में जाना चाह रही हूँ। तो ब्रेव डिसीजन नहीं था जब आपके इर्द गिर्द में जो डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, आईटी में जा रहे हो और आपने कहा नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है। आई थिंक एक चीज़ ये कि मेरे पेरेंट्स दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव कि फैमिली से जो आपने कहा कि एक सपोर्ट मिलता है, तो मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट था कि आपने जो फील्ड करनी है आप उसको करें, क्योंकि प्रेशर से कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, आप डॉक्टर और आप एक अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। जो इंटरेस्ट है उसी को परस्यू करें, उससे भी एंजॉय करके काम करेंगे और क्या कहते हैं आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कुछ। तो एक ये चीज़ है कि मेरे ख्याल से ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा-सा ये चीज़ आनी चाहिए कि बच्चों को या जो यूथ है हमारी, उनको एक्सप्लोर करने दें एंड लेट देम डू जो जो उनका इंटरेस्ट है। अब वो इंटरेस्ट उनका हर किसी का इंटरेस्ट लॉयर, डॉक्टर का नहीं होता, तो लॉयर, डॉक्टर चाहिए। मैं वो चीज़ मेंशन करूँगी, मैं जब यहाँ पर आई हूँ, मैंने जब अपना यूके, यूएस एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता चला है कि बाकी फील्ड कितनी इम्पोर्टेंट है। एक मैनेजमेंट की फील्ड कितनी इम्पोर्टेंट है, अभी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की फील्ड कित ये बाकी फील्ड जिनको हम पाकिस्तान में इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। इवन आर्ट्स की, जर्नलिज्म की, अब ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि वहाँ पे हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक चीज़ ये है कि पेरेंट्स की तरफ से ये सब होना चाहिए कि उसको खुद उसका इंटरेस्ट देखें और उसको सपोर्ट करें इस चीज़ में। दूसरी चीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग में जो स्टूडेंट की तरफ से या यूथ की तरफ से जो कंसिस्टेंस वाली चीज़ है, एक तो ये नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट में हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं कि हमें क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। उसकी वजह एक तो रिसोर्सेज है और एक सही डायरेक्शन है। रिसोर्सेज अब हमारा जो लेट्स स्टार्ट विद द करिकुलम। हमारे जो स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में जो करिकुलम है वो बहुत पुराना है। मतलब हमें अभी तक सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, वो चीज़ सिखाई जा रही है जो 20 साल पहले चलती थी। और पीपल आर नाउ लाइक और आपने देखा होगा अभी के पिछले 10 साल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है, रोज कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन हो रही है, राइट? तो हमें अपने करिकुलम को भी उसी तरह तेज करना है। हमारी रफ्तार बहुत स्लो है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है कि हमें अब मैंने यहाँ पे आके देखा कि करिकुलम में हम बहुत मिसिंग है। अगर मैं एनईडी की बात करूँ, तो मेरा दिल करता है मैं बस जाके बोलूँ प्लीज़ ये थोड़े ये इसको इम्प्रूव करें एंड आई एम श्योर हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पॉज़िटिव है जो हो रही होती हैं। एक तो उनको हाइलाइट करना है और फिर एक मुसलसल हमें बहुत काम करना है। तो थोड़ा हार्ड वर्क हमें इसमें और है, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमें बहुत अच्छा भी और करना है। और जैसे आपने बोला यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से पाकिस्तान में 64% यूथ है, जो कि अगेन लाइक यू सेड कि जो 30 से कम एज के। अब इमेजिन 64% जो यूथ है वो कितना कुछ इनपुट दे सकती है, कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है उसमें, और उसमें इतना पोटेंशियल है अगर हम प्रॉपर रिसोर्सेज यूज करें, अगर हम अपना करिकुलम अपडेट रखें, अपना क्या कहते हैं, हम नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करें, हम अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। हमें कभी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। हमें वहाँ कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ाई करनी किस तरह है। ये तो है कि एग्जाम है, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि कि उसमें किस स्किल से पढ़ाई करें। लाइक और मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, ये मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता ही पता चला, लेकिन अब जो कि मुझे पता चल गया तो माय टारगेट इज कि जो और अभी अपने अंडर ग्रेड में है या मास्टर्स में है या लेक्चरर्स जो है जो जूनियर लेक्चरर्स में, कि वो ये चीज़ सीखें।
कि नई चीज़ों को उसके अंदर लाएँ। लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हर चीज़ अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। मैं जब यूएस आई तो मुझे वो चीज़ सीखनी पड़ी जो अमेरिकन्स में हाई स्कूल के बच्चों को आती थी। तो सही है, मैंने सीखी, मैंने लर्न किया, लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है अपने अंडरग्रेड में। तो ये लोग मुझे तो हम नई लैंग्वेज पढ़ सकते थे, जो कि नहीं हुआ क्योंकि हमारा कोर्स अपडेटेड नहीं था। तो ये वाली एक चीज़ है कि रिसोर्सेज़ हमारे पास क्या है। फिर अब जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है, डॉक्टर तारिक बनूरी इज़ द चेयरपर्सन एंड हैट्स ऑफ टू हिम जो इतना सारा काम कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक टाइम लगेगा क्योंकि हम अभी भी एक यंग कंट्री है कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो लेकिन आई थिंक वही कंसिस्टेंसी अगर हम लगे रहे तो आई हैव बिग होप कि हम पहुंच सकते हैं। दूसरा अच्छा, पॉइंट जी जी जी, कंटिन्यू करें आप। दूसरा पॉइंट मैं स्टूडेंट के उस पे कहना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट भी बाउंड नहीं रहे कि जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है मैं सिर्फ उतना ही सीखूं। थोड़ा सा ये हमें अपनी तरफ से जो यंगस्टर्स हैं उनको ये करना पड़ेगा कि डोंट लिमिट योरसेल्फ सिर्फ क्लासरूम के अंदर या सिर्फ कोर्स बुक के अंदर। कोर्स बुक इज अ गाइड, सिर्फ एक चीज है वो। ठीक है, हमारे पास अब फ्री कोर्सेज हैं। यूएस की आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उन्होंने आई थिंक 456 कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। यू कैन जस्ट गो अहेड, उनके पूरे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहां से जाके सीख लें। आपको नहीं समझ आ रहा क्लास के अंदर, आप इंटरनेट पे चले जाएं, यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स है, आप वहां से जाके सीख लें। तो ये डायरेक्शन मैं बताना चाह रही हूँ कि अब तो लिमिट नहीं है। अब जस्ट go ahead and learn anything। आपसे एक क्लास में समझ नहीं आ रहा, आप दूसरी क्लास में जाके समझ ले। तो दोनों तरफ से we need to work। एक हमारे यूथ को काम करना है, थोड़ा उनको थोड़ा क्या कहते हैं बियॉन्ड क्लासरूम। एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। दैट इज यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग इन द क्लासरूम। थोड़ा सा आप नेचर में जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप ट्रैवलिंग में जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप इंटरनेट पे बहुत सीख सकते हैं। तो एक ये चीज, और दूसरी क्या कहते हैं रिसोर्सेज जो कि हमारी एक और चीज जिस पे काम करना अच्छा, जैसे अभी आपने जैसे खूबसूरत मिसाल दी कि आप क्लास में सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कि इसके लिए अगर बेहतरीन मिसाल इस वक्त जो मैं समझता हूँ देनी चाहिए वो हमारी हेल्थ सेक्टर है। हमारे जो डॉक्टर है पूरी दुनिया में जो है बाकी माने जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इवन हमारी बहुत अच्छे नर्सेज होते हैं, लेकिन उनके जो तरीकाकार है जो है जो मेडिकल सेक्टर का है कि जो स्टूडेंट जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं या नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं जो वो लेक्चर जो है लेते हैं या अटेंड करते हैं, उनकी प्रॉपर जो है क्या कहते हैं प्लेसमेंट लगती है अस्पतालों में और इस तरह, और वो प्रैक्टिकल प्रॉपर काम कर रहे होते हैं जिसको डिग्री के बाद भी हाउस जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। मतलब वो समझो कि लेक्चर के अलावा भी चीजें वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और फिर अगले दिन या अगले हफ्ते वो फिर उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो उनके पास एक डायरी होती है उसमें क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, फिर अपने लेक्चरर से पूछ रहे होते हैं। देखिए हमारी इस तरह के तरीका जो इसे बाकी सेक्टर में नहीं है। हमारे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक यहाँ पे एक खातून से बात हो रही थी कि यहाँ पे अगर बच्चों की स्कूल जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, अगर उनकी स्कूल टाइमिंग ऑस्ट्रेलिया में 8:45 है और बच्चा लेट उठ गया 10 बजे बज गए, अगर वो स्कूल जो है 10 बज गए तो उसकी स्कूल मिस नहीं हुआ, स्कूल जाते हैं वहाँ पे टीचर प्रॉपर उनको वेलकम करते हैं, पूछ लेते हैं क्यों लेट हुए। हमारे यहाँ तो डंडे की जोर पे जो है बच्चों को इतना शराइज किया जाता है कि वो घर से तो निकलता है स्कूल के लिए, लेकिन फिर वो स्कूल पहुंचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं टाइम पास करके टाइम पे आता है। और एक इसमें थोड़ा सा बताइए कि ये सिस्टम किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो बेसिक लेवल हमारे छोटे बच्चों की, और प्लस हमारे स्कूल सिस्टम 3 है, एक हमारा सरकारी सिस्टम है, एक हमारे प्राइवेट सेक्टर है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत दीनदार हो तो हम उसको मदरसे में तो डाल देते हैं, लेकिन हम साथ में बाकी स्कूल से हटा देते हैं। तो दोनों को लेके बहुत जरूरी है, दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। तो इस तरह क्या चीज हो सकती है जिसपे हम काम करें और हम एक नए जैसे एजुकेशन सेक्टर पे जो गवर्नमेंट से अगर आप जो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या जो भी आइडिया देना चाहें, जाके 20 ईयर्स के बाद हम उस पे जो है काफी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी कंट्री पे ज्यादा पाबंदियां है ना, पूरी दुनिया से कर चुका है, वो है ईरान। लेकिन ईरान का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने बलबूते पे हर चीज में जो है आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, बहुत चीजों में हमसे आगे हैं। लेकिन हमारे जो कंट्री बड़े नई कंट्री हमारी, लेकिन फिर भी हमारे वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही हमारी यूथ की जिस तरह होनी चाहिए थी।
बिल्कुल। और हमारे मेरे इरानियन फ्रेंड्स हैं, तो अगर मैं उनको देखूँ तो वो मैथ्स में बहुत जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो स्टैट्स और मैथ्स में दे वर सो गुड कि उनको पता था। तो जो आप बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद उनका इंटरेस्ट जो था वो इतना था कि वो मतलब मैं उनसे जाके सीख लेती थी, अच्छा मैं यहाँ आई एम स्टक हियर तो लेट्स वर्क टुगेदर। तो ये बात सही है कि एक आपका खुद का भी इंटरेस्ट होता है। हमारी तरफ शौक नहीं है, जो मैंने देखा है पढ़ाई का शौक या तो डेवलप नहीं किया जा रहा होता या आता नहीं है। किताबें पढ़ना क्या कहते हैं हमारी तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। मैंने हमें जो आपने बात की कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम शुरू करें तो बिल्कुल हमें उनसे उनसे ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से फिर आपके हैबिट्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमें किताबों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जो रीडिंग्स है, रीडिंग या ऑडियो बुक सुनना या मतलब इस जो भी लर्निंग प्लेटफॉर्म जो भी है, जितना उसको हम अपनी डेली लाइफ में लेकर आएंगे उतना हमें सीखने को मिलेगा। अभी अगर हम अ, सिर्फ एक टीवी पे कोई भी एड्स चल रहे हैं या वो चल रहा है, कंपेयर एक ऐसा हाउस होल्ड कंपेयर टू एक ऐसा जिसमें एक पूरे बुक शेल्फ है, या आपके पेरेंट्स आपको बुक फेयर पे लेके जा रहे हैं या आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं अच्छा स्कूल में क्या किया आपने, इस तरह की कॉन्वर्जेशन। तो ये वाली चीजें जो है फिर बच्चे को भी इंटरेस्ट होगा कि अच्छा माय डैड विल आस्क मी कि मैंने क्या किया, मैं अच्छा काम करता हूँ, आई गॉट अ स्टार, तो मैं जाके बताता हूँ। तो इस तरह करके डू द कॉन्वर्जेशन विद योर किड के क्या कहते हैं अब ये सीखा अब ये नहीं। उसके अलावा वही वाली बात है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में कोई नया इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है किसी भी चीज में, कोई भी टॉपिक हो उसमें, तो उसको उसमें और सिखाएं, क्योंकि वो वो जो एज है, छोटी एज है, वो इट्स लाइक उसका जो दिमाग है इट्स लाइक एन ओपन बकेट, उसमें जो भी आप डालते जाएंगे ना वो डलता जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि आप छोटी एज में जितनी लैंग्वेजेस सिखा लें वो जल्दी पिकअप क्वालिटी जल्दी होती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वो अभी लर्निंग स्टेज में है, तो बच्चा जल्दी से हर चीज पिक कर लेता है और सीख लेता है। तो आई थिंक ये एक चीज है कि हमें ज्यादा फोकस करना होगा, क्या कहते हैं उनका उनकी हैबिट्स उनका इंटरेस्ट, एक माहौल उस तरह का देना होगा, क्योंकि माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। आप आपका उठना बैठना किधर है, आपका बच्चा ज्यादा टाइम किस चीज पे काम कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ एक टॉय से खेलना वर्सेस एक ऐसे टॉय से खेलना जिससे आप सीख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मतलब टॉयज बुरी चीज नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे वो सीख भी रहा हो, कुछ उसमें उसकी ट्रिक्स लग रही है, उसका दिमाग यूज हो रहा हो। तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना, और फिर वो खुद ही जब वो टीन एज में आएंगे या यूनिवर्सिटी लेवल जो है उसमें आएंगे, तो वो फिर खुद ही एक रिफाइंड फॉर्म बनती जाएगी, स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। तो अच्छा, जैसे अक्सर हम लोग अगर हमारे मीडिया चैनल्स देख लें या हमारे किसी भी जगह पे हम लोग हमारी जो बैठक होती है तो हम लोग तनकीद बहुत करते हैं। तनकीद बराए तनकीद अलग चीज है, तनकीद बराए इस्लाह जो है वो बड़ी जो फर्क है इसमें। और अगर जब हम तनकीद करते हैं, जब हमसे पूछते हैं कि भाई फिर आप बताएं ना, तो उनके पास कोई हल नहीं होता। हमारी एक सोसाइटी में जो है हम लोग ऐसे उसमें आ चुके हैं, चाहे हमारे नौजवान हो या बड़े हो, हम लोग ज्यादातर अगले बंदे को कुछ समझते हैं। सही। और एज आप जब आप स्टूडेंट थी, आप जो है जब आप स्कूल जमाने के या कॉलेज के में, और फिर आप यंग एज में जो आपकी गुड जो है आप कह सकते हैं आपकी जो पावर है ये कि आपने यंग एज में जो है टीचिंग स्टार्ट की, सही, लेक्चरर, और आप दोबारा आप एक स्टूडेंट जो है लाइफ गुजार रही हैं, पीएचडी स्टूडेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल जो है आपको मैं कहता हूँ कि आप जो है हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सही, सपोज कीजिए, तो आप किस सेक्टर में ज्यादातर जो है फोकस करना चाहेंगी, ताकि हमारे वो तमाम दोस्त जो किस एजुकेशन सेक्टर में है, अगर वो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनके लिए बजाय उन पे तनकीद करने की उनको हम खुद ये बता सकते हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो और आपको हुकूमत जो है पावर दे जाए, आप किस सेक्टर में ज्यादा काम करेंगे? आया सिलेबस सेक्टर पे काम करेंगे या कुछ और सिस्टम आप लाना चाहेंगे? आई थिंक बहुत बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर ये वाली एक चीज मैं कर पाऊंगी। तो अगर मुझे इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश करूंगी, और उस इंटीग्रेटेड सिस्टम में फिर काफी सारे फैक्टर्स होंगे, जो कि पहली चीज होगी कि स्टूडेंट्स को खुद ही शौक कैसे डेवलप हो पढ़ने का, जो कि अभी मिसिंग है। कि वो वाले माइंडसेट, एक माइंडसेट डेवलप करना, कि सिर्फ ये माइंडसेट ना हो कि मुझे पास होना है, या मुझे 5 कोर्सेज क्लियर करने हैं, या मुझे 3 जीपीए चाहिए या 4 तक चाहिए। इस माइंडसेट से हट के
या पब्लिकेशन, अगर रिसर्चर होते हैं तो उनको हर वक्त ये होता है कि मुझे इस साल 3 पेपर्स निकालने हैं। तो ये एक बहुत ही गलत माइंडसेट है, आई वुड से। इससे हट के एक लर्निंग माइंडसेट के आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या किया, आई थिंक। और ये एक सोशल बिहेवियर है जिस पे काम करने की जरूरत है। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिला, मैं एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, जिसके अंदर डेफिनेटली सिलेबस इम्प्रूवमेंट, जो कि मैंने, क्योंकि मैं इस पे अब जितना मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं इस पे और स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी डायरेक्शन उसमें, इंटरेस्ट उसमें ज्यादा आ रहा है कि नहीं, वी डू नीड एन अपडेट ऑन आवर सिलेबस। तो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल, हमें स्कूल लेवल पे भी सिलेबस अपडेट करना है। अब हम अब हमें टेक्नोलॉजी लानी है। हमारे छोटे से बच्चे को भी आना चाहिए कंप्यूटर, लेकिन फिर वो उस पर काम टाइम जाया ना कर रहा हो, वो कुछ सीख रहा हो उससे। तो इस तरह वाला क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के अगर अभी जब अब कोरोना क्राइसिस जब स्टार्ट हुई पूरे वर्ल्ड में, जब कोरोना पेंडेमिक जब हुआ, तो पूरी दुनिया में जो है वो ऑनलाइन स्टडी की क्लास स्टार्ट हो गई। अब घर में बैठे अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान जो है पिछले 2-3 महीने कहीं पे हमारी बिजली का मसला, कहीं पे हमारी टेक्नोलॉजी का मसला, और कहीं पे जो है अगर उनको आप लैपटॉप दे तो कैसे पढ़ें। इवन टीचरों को नहीं पता कि टेक्नोलॉजी कैसे बने। तो समझो कि हम 3 महीने और भी पीछे हो। और फिर ये हुआ कि हमें जो है बगैर एग्जाम के अभी कुछ बच्चों को हमने जो है आगे किया है। तो ये तो जिसमें कुछ खुश है, कुछ खुश नहीं है। तो हाँ, वो तो जैसे अब अगर ये मसला पेंडेमिक आया है, तो यूरोपियन कंट्रीज या यूएस को प्रॉब्लम नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस करने में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है। क्योंकि उन्होंने मल्टीपल चैनल्स बनाए हुए हैं कि स्टूडेंट को किस तरह हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी देंगे, हम इन पर्सन भी देंगे, क्लास में भी आ जाए। हाइब्रिड सिस्टम होता है कि आधी ऑनलाइन ले रहे हैं, आधी हम क्लास में बैठ के ले लें, स्टूडेंट के लिए जो कंफर्टेबल है। ये चीज हम वहां पे नहीं सोच रहे होते। हमें अटेंडेंस लगानी होती है, उसी बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। वहां पे मेरी अटेंडेंस नहीं लगती क्लास में जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ। पाकिस्तान में अगर अटेंडेंस ना लग रही हो, बच्चा क्लास में ही नहीं जाता है, हमारे स्टूडेंट्स जाते ही नहीं है। तो वही वाली बात है कि खुद से कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो के आप जाए। प्लस वो वाली चीज कि हमारे पास पेंडेमिक आया तो हम प्रिपेयर नहीं थे, हमारे पास कोई ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं था। तो टीचर्स ने स्ट्रगल किया, जो कि सही है। मतलब आई मीन, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बहुत अच्छा, बहुत प्राउड चीज है कि स्टूडेंट्स, जो टीचर्स, उन्होंने किस तरह से एफर्ट की है सीखने की, और क्लासेस डिलीवर की है, लेक्चर्स बनाए हैं। तो लेकिन आई थिंक अगर हम शुरू से इस चीज को अपने सिस्टम में रख रहे होते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, जब ये वाली फुली ऑनलाइन सिस्टम की सिचुएशन आती। तो वही वाली बात कि यस, हमें टेक्नोलॉजी के बगैर अब नहीं चल सकते। हमें, जब हमारे पास अगर फोन आ गया है, तो आई थिंक हम बाकी चीजों को से भी डील कर सकते हैं। अगर हम खेलने के लिए फोन यूज कर सकते हैं, तो हम पढ़ाई के लिए भी उसी तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो डेफिनेटली एक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो करंट प्रोग्रेस चल रही है उसके साथ आपको वो चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक अगर मैं मिनिस्टर की पोजीशन पे आई, तो मैं अपडेटेड वर्जन ऑफ एजुकेशन रखना चाहूंगी। मैं प्रमोट करना चाहूंगी जहाँ पे हमारा इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। तो बिल्कुल जो डिफरेंट सिस्टम्स बने हुए हैं उनको, अब जैसे अगर आई एम नॉट श्योर, अब एक नया चल रहा है कि सिंगल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है। ये भी एक इनिशिएटिव शुरू हो गया पाकिस्तान में कि एक ही तरह का करिकुलम हर जगह पढ़ाया जाए। और आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप। इसमें अगर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, दैट विल बी गुड, कि हर कोई एक ही तरीके की चीज पढ़ रहा हो, एक ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहा हो, और फिर उसमें से वी कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग द सिस्टम। तो एक चीज हमें बस ये दिमाग में रखनी होगी कि हर वक्त इम्प्रूव करना है, कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। ये मतलब एक सिलेबस बना लिया, दैट डजंट मीन कि अगले 10 साल आप वो पढ़ा सकते हैं। आप नहीं पढ़ा सकते 10 साल, 2 साल में वो चेंज हो जाएगा। तो इस चीज पे भी हमें काम जैसे करना आपने चाहिए। वही जिक्र किया कि अभी एक अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट आई है कि एक ही सिलेबस पूरे पाकिस्तान में। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी शुरू से ये बात थी कि हम एक ही तालीमी निज़ाम लाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वफाक की तरफ से तो चलो एक बहुत ही अच्छा जो है एक स्टेप है, लेकिन सूबाई लिहाज से अगर हम देखा जाए तो हमारे एक अलमिया ये है कि हम जो हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, वो जो एजुकेशन की मिनिस्टर जो है उस शख्स को बनाते हैं जो कि ज्यादा फेमस भी नहीं हो, जो ज्यादा बोलता भी नहीं, बस वो पता भी नहीं चलता है 5 साल 10 साल के बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। और फिर
अगर वो जब भी टीवी पे आएंगे तो वो तो या तो फिर रोड्स के बारे में बात करेंगे या तो फिर वो किसी और पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो सिस्टम तो ऊपर खराब ही है। नौजवानों के लिए जैसे आप खुद एक नौजवान है और आप जो है माशाल्लाह यूथ के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। नौजवानों को सियासत में आना कितना जरूरी है इस हालत में, और जब अगर वो सियासत में आएंगे तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते आई थिंक सियासत में आने के लिए पहले तो आपको पेशेंस चाहिए, आपके पास सुनने की सलाहियत हो और आपके पास उस चीज़ को समझने की और फिर एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने की तो हम में ना बर्दाश्त नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है, हमें फ़ौरन से हम सुनते नहीं है, बस हमें बोलना होता है, अपनी बात कहनी होती है और समझना होता है कि हम सही हैं। आई थिंक इस तरह से पॉलिटिक्स थोड़ी मेस अप हो जाती है, बट अगर यूथ को आना है पॉलिटिक्स में तो एक अच्छे एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि व्हाई डू आई नीड टू गो देयर? अगर मुझे मेरा पोटेंशियल लग रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाके कुछ सही कर सकता हूँ या सही कर सकती हूँ, तो मैं एक नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करूँ, मैं बात करना शुरू करूँ जो करंट मिनिस्टर्स हैं। प्लस आप ज़रूरी नहीं है कि आप सियासत में जाके ही कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप अभी से शुरू हो जाएँ। अगर आप यूनिवर्सिटी में और यू हैव सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, तो मैं डॉन में या जो भी जंग अखबार है मैं उसमें कोई आर्टिकल मेंशन कर सकती हूँ, तो स्टार्ट राइटिंग कर दें आप इस पे, आप सेंड करें एडिटर को, तो ये एक चीज़ है जिससे आप खुद ही बीइंग अ स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जरूरी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप सियासत तक पहुंच के मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम योर कहते हैं स्टडीज। तो आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग के अच्छे से अखबार में कोई चीज़ सबमिट कर दी। नाउ सोशल मीडिया जो है वो इतना क्या कहते हैं पावरफुल है, तो उसको अगर हम सही तरीके से यूज़ करें, उसको अगर हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करें तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, इंस्टेड ऑफ के हम रैंडम मटेरियल प्रोड्यूस करें। अगर हम प्रोडक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस करें तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और आई थिंक जो भी पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन और मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि पिछला जितना भी हिस्ट्री है हमारे पास पॉलिटिक्स की, उसको इवैल्यूएट करके और जो भी इम्प्रूवमेंट है अगर हम उस पर काम करें यूजिंग यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग क्या कहते हैं ऑनेस्टी, तो आई थिंक उसमें ये हो सकता है। तो हैं? ये जैसे पॉलिटिक्स से तो खैर अदी का कोई ताल्लुक नहीं है। अदी का जो ताल्लुक है वो खुद एजुकेशन साइड पे और अक्सर लेक्चर वगैरह भी देते हैं और अक्सर इनसे बात होती है। आज अदी का जो हमारे शो में फर्स्ट इंटरव्यू है और आज हम चाह रहे थे कि अदी से इधर उधर की बहुत सारी जो है बातें करें, क्योंकि अदी के साथ इंशाल्लाह वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 2 मंथ हम लोग जो है टॉपिक वाइज प्रोग्राम करेंगे। आज हमारे शो में अदी मेन रोल है कि वो हर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी बहुत जो है टच देना है, और अतीका की जो अपनी स्पेशलिटी है वो एजुकेशन है और इस सेक्टर में स्टूडेंट्स जो है खासतौर स्टूडेंट की हेल्प वगैरह करती है, और ये हमारा मेन जो है अक्सर अतीका के साथ प्रोग्राम्स होते रहेंगे। इस पे आज हमने सिर्फ जो एक जनरल रिव्यू भी देना था। अतीका जैसे अक्सर हम लोग जो है हमारे यहाँ जैसे अगर कैरिज्म की एक मशहूर कॉल है कि तालीम और हुनर दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, सही। लेकिन अगर दोनों से एक जो है आपके पास नहीं हो और एक पे आप फोकस करें फिर भी कामयाबी नहीं है। अगर आपके पास तालीम है और कोई हुनर नहीं है तो भी आप कामयाब नहीं है। अगर आप के पास हुनर है और तालीम नहीं है तो भी कामयाब नहीं है। तो ये जो स्टडी स्किल्स जो होती है जो अक्सर हमारे बाहर मुल्कों में इसी पे फोकस किया जाता है, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे खासतौर पर वो तमाम दोस्त हमारे वो तमाम बच्चे जो ओवरसीज जाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि हम ओवरसीज जाके स्टडी करें या वहाँ पे सेटअप हो जाएं। थोड़ा बताइएगा कि जो इंटरनेशनल कंट्रियां हैं वहाँ पे किस किस स्किल की ज्यादा जो है डिमांड है, और वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान में किस चीज पे ज्यादा उनको काम करना होगा। अच्छा, स्टडी स्किल्स का आप पूछ रहे हैं, तो स्टडी स्किल्स जो है बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्किल्स है जो आप कर रहे हैं, जैसे मैं अगर मुझे कोई लेक्चर है उसको उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे किस तरह करना है, मतलब बैक होम मैंने ये देखा है कि लोग रट्टा मार के बस जल्दी से जाके लिख लें, इससे ना आपको कुछ समझ आया और ना वो समझते कि हमें जरूरत है, बस हमें, क्योंकि वही वाली बात है कि सिर्फ पास होना है तो फिर बस जल्दी से लिख कर आ जाओ और मिल जाएगा स्कोर। तो ये चीज के सीखने के लिए आपको
समझने की ज़रूरत होगी कोर्स को। तो स्टडी स्किल्स में ये चीज़ शामिल होती है कि आप कौन सी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और कौन से तरीके यूज़ कर रहे हैं टू लर्न। रट्टा मारने से कभी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एग्जाम तक याद रहेंगे और अगले दिन आप भूल चुके होंगे कि व्हाट यू हैव स्टडीड। तो एक होता है एक्टिव रिकॉल, एक मेथड। तो आई एम ट्राइंग टू से कि डिफरेंट मेथड्स हैं। लोगों ने रिसर्च की है कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, और देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर्स। अगर हम गूगल करें, गूगल स्कॉलर भी यूज करें, तो हमें पब्लिकेशंस मिलेंगी, हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी जिनमें उन लोगों ने, जो रिसर्चर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि कौन सा सही तरीका है पढ़ने का। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी कि एक्टिव रिकॉल के जो भी आपने पढ़ा है, आप क्वेश्चंस बनाएं उनके, कि फिर क्वेश्चंस को रिव्यू करें, बार बार सेम लाइक आंसर्स को ना देखें, क्वेश्चंस को देखें और खुद उसका आंसर सोचें। आया नहीं आया, समझ आया तो उसको कैटेगराइज करें कि ये मेरा बेस्ट कहते हैं कैटेगरी है, इसमें ये चीजें मुझे बहुत अच्छी आती हैं, ये चीजें मुझे एवरेज आती हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। अपने पूरे कोर्स कंटेंट को कैटेगराइज कर लें, फिर उनको बार बार रिव्यू करें। तो रिकॉल में ये चीज आती है कि एक्टिव रिकॉल, कि यू रिवाइज के, और फिर उसको कैटेगरी को चेंज करें। ओ ये मुझे अब अच्छे से समझ आ गया, तो मैं इसकी एक लेवल अप कर देती हूँ कैटेगरी को। तो मैं अब ये एक वीक में 3 दफा रिवाइज नहीं करूंगी, 1 दफा रिवाइज करूंगी। तो इस तरह करके आप इस तरह से, और भी एक मेथड है। तो ये मेथड जो है हमें थोड़े सीखने की जरूरत है कि हम पढ़ाई को किस तरह से लेके चलेंगे कि हमें अभी तक याद है। लाइक आई थिंक जो मुझे अंडरग्रेड में सिखाया गया है वो मुझे अभी तक आना चाहिए था, विद एक्टिव रिकॉल थोड़ा सा रिवाइज करके। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आ रहे होते हैं। प्लस लर्निंग शुड बी फन, क्योंकि हमें बोझ नहीं लगना चाहिए कि हाँ एग्जाम आ रहा है और सीखना है। इट शुड बी फन। तो हम किस फन तरीके से, किस किस लाइक इन एक उसको अच्छी इंजॉयमेंट की तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगी अपनी, कि मैं जब जीआरई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करी थी, जो कि वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम्स कहा जाता है, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश होता है। तो अकेले पढ़ना वाज वेरी डिफिकल्ट, और उसमें हमने ये स्ट्रैटेजी की कि आई हैड 3 फ्रेंड्स, और हम सभी कहते हैं उस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे थे। क्लासरूम में जाते थे, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड होता था, तो वी यूज्ड टू राइट द वर्ड्स, और कोई भी अगर नया इंग्लिश वर्ड याद करे तो वो लिखते थे वहाँ पे, एंड देन वी यूज्ड टू आस्क ईच अदर व्हाट डू यू थिंक, और फिर हम उसके सेंटेंसेस बनाते थे। तो फनी सेंटेंसेस बना लिए, उससे हमें वो वर्ड याद रहता था। तो इस तरह करके खुद ही ना यू कम अप विद द स्ट्रैटेजीज। अब वो जो हमने एक जोक की तरह से सेंटेंस बनाया था, वो हमें अभी तक याद है कि ओ ये वर्ड हमने इस तरह याद किया था, तो ये याद रह गया। तो आई थिंक इस तरह करके हाउ यू कैन स्टडी वेल काउंट्स एज स्टडी स्किल्स। जो दूसरी चीज है, स्कॉलरशिप्स की बात अगर हम करें, जो कि बाहर एजुकेशन के लिए, कि बाहर लोग इसलिए एजुकेशन है कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मैं बताऊं, मैं ड्रोन्स पे, मैं एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन्स पे काम कर रही हूँ, कि हम ड्रोन की वजह से सेंसर्स उस पे लगे होते हैं, कैसे फील्ड को रीड कर ले कि हमें हर दफा फील्ड में नहीं जाना पड़े। तो इट्स लाइक एन अच्छा एडवांस। अच्छा, ये तो मैं मेरे जैसे बंदे के लिए भी बड़ी जो है इंटरेस्टिंग है, कितनी क्योंकि एक्साइटिंग चीज है, कितनी 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 नई चीज है कि और इतना सारा उसमें से डेटा मिल जाता है कि अब धूप में जाके आपको नहीं हर चीज का डेटा रिकॉर्ड करना, आप बस ड्रोन फ्लाई करें पायलट की तरह और फिर आपको डेटा मिल जाता है। और तो हमारे तो तमाम जो किस्सों का हमारा प्रोग्राम पंजाब से, अंदरूनी सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, कहीं से भी देख रहे हैं। और ये जो अभी आदि का जो है मकसूद ने जो एक ऐड की है, ये तो आप लोग के लिए भाई आसानी है। इधर क्रिकेट मैच देखें और इधर ड्रोन उड़ा दिया और अब पता लग गया कि भाई क्या क्या हालात है। और जो है अपनी फैमिली को भी टाइम दें। इसके बारे में तो इसी दिन जो है वो एक डिटेल में प्रोग्राम ही होना चाहिए कि किस तरह टेक्नोलॉजी के फायदे होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हमारे लिस्टर को बताइएगा कि क्या काम करते हैं ड्रोन इस वक्त। तो ड्रोन से, अब जैसे मैं अगर स्पेसिफिक बताऊं, ड्रोन से एक्चुअली हर चीज आप डिपेंडिंग आप कौन सा सेंसर उस पर लगा रहे हैं, आप कौन सा कैमरा उस पर लगा रहे हैं, आप क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फिर पूरा प्रोग्राम होता है। तो मेरी फील्ड में क्रॉप की जो हेल्थ है, जो जैसे अगर कपास है तो उसकी कितनी ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, फील्ड में किस जगह हो रही है और किस जगह नहीं हो रही है, तो ये आप आइडेंटिफाई फॉरन कर लेंगे, तो आप इसकी मिटिगेशन फॉरन निकाल सकते हैं, आप इसका हल निकाल लेंगे फॉरन, बजाय इसके कि पूरी
या तो बिल्कुल एंड तक हार्वेस्टिंग तक उसका वेट करें। तो ये फायदे होते हैं कि आप हर चीज फास्ट हो रही है, रियल टाइम हो रही है, आप फौरन उसका सोल्यूशन निकाल लें क्योंकि हमें डेटा फौरन मिल रहा है और हाई क्वालिटी का मिल रहा है। तो ये मैं कर रही होती। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वाली टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इंटरनेशनल स्टडीज हो रही होती है, जो कि मैं ये पाकिस्तान में करी होती तो मैं नहीं सीख पाती, लेकिन अब मैं यहाँ पे आके सीख रही हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो आई थिंक स्टडिंग अब्रॉड जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो अवेलेबल नहीं है उसको दोबारा उसको सीखें और उसको फिर किस तरह से अपने मुल्क के लिए या किसी और मुल्क के लिए कैसे इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपकी बात काटूंगा। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मुसव्विर जोगताई जो कि डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जो है एक सवाल पूछा है कि जो ये ड्रोन फ्लाई करते हैं इसकी कोई कॉस्ट वगैरह इफेक्ट होती है? कॉस्ट इफेक्टिव अच्छा, ड्रोन फ्लाई करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। आप हर कोई ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता। तो पहले आपने सीखना है कि ड्रोन कैसे फ्लाई करना है, तो उसका एक पूरा ट्यूटोरियल होता है, उसके क्या कहते हैं ट्रेनिंग होती है। तो आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है कि यस यू आर नाउ एबल टू फ्लाई द ड्रोन। फिर आप वो ड्रोन फ्लाई करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि डिपेंडिंग कि आपकी फील्ड कितनी है, अगर आप बहुत लाइक एकर्स ऑफ लैंड पे काम कर रहे हैं तो आप कौन सा ड्रोन लेंगे इन द लॉन्ग रन, जिस तरह से वो आपको डेटा दे रहा है, आई थिंक इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव। एक इनिशियल कॉस्ट होती है ड्रोन की जो कि शुरू में लेनी होती है। ड्रोन खरीदने के लिए जो आपको कॉस्ट चाहिए आपको वो लेनी होती है, और उसके बाद आपकी बस बैटरी की कॉस्ट होती है जो कि डिपेंडिंग आप कितना यूज कर रहे हैं वो आपको फिर चेंज करनी होगी। तो लेकिन उसके अलावा ड्रोन खरीदने के लिए वो वन टाइम पेमेंट होती है। अच्छा मुसव्विर जो भाई साहब, किसी दिन हम, क्योंकि अतीका के साथ ये प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा और किसी दिन हम खास तौर पर इसी पे प्रोग्राम करेंगे कि ये ड्रोन्स किस तरह अफेक्टेड होते हैं और किस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि आपके इस मुख्तसर से सवाल का जवाब जो है उन्होंने बड़े प्यार से दिया। अतीका, बैक टू आते हैं अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ। अक्सर आप स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर रही होती है, मैं अक्सर आपको देखता हूँ कि आप हेल्प करती है रेज्यूमे राइटिंग में, और आप हेल्प करती है स्कॉलरशिप वगैरह में या इस तरह की चीजों में। थोड़ा सा अपने अपने टॉपिक्स के अगर मेरे लिसनर्स को बताएं कि आप किस किस जो है टॉपिक को जो है अपने चैनल्स पे, जो आपका अपना एक चैनल भी है अतीका मकसूद के नाम से, आप यूट्यूब पे बड़ी एक्टिव रहती हैं और वो इतने मशहूर क्या कहते हैं मसरूफ लाइफ में भी आप टाइम निकाल देती हैं और उनको अपनी तरफ से जो भी आपसे हो सके आप उनकी हेल्प कर देती हैं। थोड़ा बताइएगा अपने चैनल के बारे में और कौन कौन से जो है टॉपिक आप अक्सर वहाँ पे डिस्कस करती हैं। चैनल मैंने वही वाली बात है कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा मुझे कितना सीखने को मिला है, तो मुझे यही चीज आई कि मैं कितना सिखा सकती हूँ आगे लोगों को। तो आई थिंक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जो कि एक बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ है वेयर you just upload a video and anyone can view or learn from there. So फिर मैंने YouTube चैनल शुरू किया। मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं आई थिंक 3 मंथ्स हो गए मैंने ये चैनल शुरू किया, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो मैं यही टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो मैंने आज बात की कि स्कॉलरशिप्स कैसे ले, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो जैसे जो मेरी स्कॉलरशिप्स हैं कॉमनवेल्थ फॉर ब्राइट, तो मैंने उनकी वीडियोस बनाई हुई है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं या जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं स्टेप्स लेने, एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, उसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए, उसको किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए। फिर ऐसे राइटिंग जो है एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। रेज्यूमे के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। प्लस प्रोडक्टिविटी एक और चीज है जो कि मैं लिंक करूंगी हमारी पिछली बात से कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लेजी बैठे हुए, पूरा पूरा दिन निकल गया, हमने कुछ नहीं किया। तो किस तरह से आप अपने डेज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली, उसके ऊपर मैं वीडियोस पे काम कर रही हूँ। पीएचडी रिसर्च, तो बेसिकली एजुकेशन और एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट को कवर करना इज माय टारगेट, जो कि मैं यूट्यूब चैनल अपना क्या कहते हैं उसको यूज कर रही हूँ इस तरह से। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा सकते हैं, दैट वुड बी रियली रियली प्लीजिंग फॉर मी। और अगर वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं तो आई टेल देम माय ईमेल एड्रेस, और फिर वो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर लेते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रिव्यू में हेल्प कर लूँ या कोई भी उनके क्वेश्चंस है वो आंसर कर लूँ। तो ये मैं कर रही होती हूँ। अधिक एज अ यंग यूथ, और आप जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं,
आप पाकिस्तान में, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तान में है, जो हमें किसी ने जो है गाइड नहीं किया। इस वक़्त एज़ अ यंग आपको जो ख़ासतौर जो पाकिस्तान में क्या कहते हैं, एज़ अ नौजवानों के लिए, जो ख़ास तौर पर को लगता है कि यार ये चीज़ें जो थी हमें पता नहीं थी और यहाँ से बैठकर अंदाज़ा हो गया। कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है नौजवानों के लिए और नौजवानों का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में, वो उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगी कि हमें पोटेंशियल बहुत है। हमें हमें हम मतलब सीखने पे आए तो हम बहुत सारी चीज़ें विदाउट रिसोर्सेज़ सीख रहे होते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को पॉइंट आउट करें कि वी नीड टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ, थोड़ा अपने आप को देखते रहें कि अच्छा हम किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में नहीं है। दोस्तों से, फैमिली से बातचीत करें क्योंकि अक्सर दूसरों को पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। तो आइडेंटिफाई योर स्किल्स, इम्प्रूव ऑन दैट, थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं दोबारा कहूँगी कि अपने आप को बेहतर कैसे करना है और अपने आप को दूसरों के लिए और अपने लिए बेहतर कैसे करना है। इस चीज़ को अगर हम ज़हन में रख के चलें तो उसी से फिर आपकी सारी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और उसी से वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएँगे, आपका करियर क्या होना चाहिए। आप आपकी आपकी डेली हैबिट्स किस तरह बिल्डअप होंगी, आप एक प्रोडक्टिव इंसान कैसे हो जाएँगे कंपेयर टू समवन जो कि टोटली लॉस्ट और उसको कोई आइडिया नहीं है। तो इट्स फाइन अगर अभी फिलहाल यू लर्न ऑन द गो, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, लेकिन ट्राई टू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग कि अच्छा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसको अब किस तरह से सॉल्व करें। तो टॉक टू पीपल, गो टू इंटरनेट अगेन, अपनी डायरेक्शन बनाएँ। अपने अपने 5 ईयर प्लानिंग बनाएँ, अपने अपने आप को देखें कि वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ, वेयर डू आई सी माय सेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, मैं किसमें अच्छा हूँ या अच्छी हूँ और मैं किसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बस शुरू हो जाए, लाइक वही वाली चीज़ है अगेन कि अगर हम सिर्फ ये सोचे कि कल से आज बेहतर करना है, किसी और के कल से नहीं, अपने कल से। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूव होगी और अब वॉइस योरसेल्फ, अगर आपको लगता है, जो कि हमारी यूथ काफ़ी अच्छी है इसमें कि अगर अगर कोई चीज़ मिसिंग लग रही है, अच्छे तरीके से, जजमेंटल नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, एक पॉजिटिव तरीके से भी आप अपनी वॉइस रेज़ कर सकते हैं, सो डू दैट। कोई कोई अच्छी चीज़ प्रमोट करना, आई थिंक वो फिर एक नेटवर्क बिल्ड होगा एंड दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड अ बेटर यूथ, अ बेटर फ्यूचर फॉर द कंट्री। थैंक यू वेरी मच अतिक मकसूद हमारे चैनल को टाइम देने के लिए और ये बहुत मज़ा है आपके साथ पूरे 1 घंटे में और इस पूरे 1 घंटे में मुझे जो है बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे ख़्याल से कि मेरे जैसे बहुत से लोगों ने जो प्रोग्राम देख रहे थे, उनको भी जो है बहुत मज़ा आया होगा। आखिर में कोई पैगाम, कोई मैसेज अपने लिसनर्स को और अपने फॉलोवर्स को या हमारे चैनल्स के फॉलोवर को पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है आप लाइव सुना जा रहा है? थैंक यू सो मच साजिद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि अपने थिंक अबाउट प्रोग्रेस, थोड़ा माइंडसेट बिफोर जजिंग और बिफोर क्रिटिसाइजिंग, थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न या रिसर्च है कि नहीं है, या मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ, कोई बात कहना चाह रहा हूँ। तो पैगाम मैं यही दूँगी कि हमारी यूथ जो कि इतनी ज़्यादा 64% है, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो थोड़ा-सा अगर हम कोशिश करें तो हमारे अंदर काफ़ी पोटेंशियल है कि हम सिर्फ़ सिर्फ़ हमारी यूथ नहीं, हमारे नेबर्स जो इंडिया है, वो ऑस्ट्रेलियंस लाइक टुगेदर एक बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड सिस्टम बन सकता है। अगर हम बस इम्प्रूवमेंट की तरफ और नॉलेज की तरफ अपनी डायरेक्शन बनाना शुरू करें। तो ये मेरा पैगाम थैंक होगा। यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत पैगाम कि आप जो भी बात करें, किसी पे भी जो है अगर आप इतराज़ कर रहे हैं, चाहे वो ख़ानदान में हो या दोस्तों में हो, चाहे इंटरनेशनल आपकी जो है कोई भी हो, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप इतराज़ क्यों कर रहे हैं और उसके पास जो है सुनी-सुनाई बातों पे यकीन ना करें। मेरे ख़्याल से यही पैगाम था, बहुत खूबसूरत पैगाम और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वन्स अगेन हमारे जो है चैनल को टाइम देने के लिए और हदीका जो है माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड और जितना आप उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो हर जो है जिस पे वो बात करती है उसके पास बहुत नॉलेज होती है और ख़ास तौर पर जो आज हमने थोड़ी इधर-उधर की बातें की। आज इस तमाम बातों का मकसद यही था कि हदीक़त के साथ हम इंशाल्लाह एक
प्रोग्राम शुरू करेंगे रेगुलर वंस इन अ मंथ, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। एजुकेशन हमारा ज़्यादा टारगेट रहेगा और उसके साथ-साथ हमारे स्किल्स जो है, जो स्टूडेंट्स की जो है वो अपनी स्किल्स किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और अदीका की जो खूबसूरती ये है कि अदीका को जो है कमांड हासिल है अपनी जो है बातों में भी, और अपने एक्सपीरियंस उनको ये है कि अभी शो से पहले मेरे उनसे बात हो रही थी, तो मुझे अक्सर वो बताती रहती है कि पाकिस्तान में जो कचरा है, अक्सर जो हम कराची के रहने वाले हम शिकायत करते हैं, कचरे का इस्तेमाल जो है हम किस तरह इसको प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, किस तरह कौन-कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, कौन-कौन से ऐसे मिल हैं जो कचरा खरीदते हैं प्रॉपर। और इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं, इस सब पे हम शो करेंगे। और आखिर में वही बात कि जहाँ रहें, खुश रहें। अगर आप इस वक़्त प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि तालीम हासिल करने की कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी उम्र में हो, आप ये ना सोचें कि मेरी उम्र गुज़र चुकी है और बस अब तो जो है पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ना जो है उसके लिए एज की लिमिट नहीं होती, उसमें अपने जो है अंदर एक लगन होना चाहिए। और आप साथ में दीजिए इजाज़त, अपने इन दिलों का ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।